ना तो कोई इंसान पूरी तरह से सही होता है और ना पूरी तरह से गलत। बस दोनों के बीच में एक बहुत महीन रेखा होती है। तो वो अपने को रेखा के किस ओर खड़ा पाती थी। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ममता कालिया जी की कहानी अनावश्यक। बच्चा गोद में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। वह 5 दिन से लगातार चिल्ला रहा था। 5 दिन पहले मैं चिल्लाती रही थी। अब मैं शांत थी, हल्की, निश्चिंत और कमज़ोर। नहीं, मैं गलत कह रही हूँ। मैं न हल्की थी न निश्चिंत। मैं कुढ़ रही थी। मेरा मन हो रहा था अभी इसी क्षण बच्चे के लंबे लंबे नाखून उगाएं और पैनी पैनी नुकीले दांत जिनसे वह सबको बकोट डाले या काट खाए। मैं चाहती थी वह अचानक जिन्न की तरह बड़ा हो जाए, हष्ट-पुष्ट और विशाल, और इस कमरे में बैठे इन सारे लोगों को कान पकड़कर बाहर निकाल दे। ये लोग जो जब से ये बच्चा पैदा हुआ है उसे किर्च किर्च बांट रहे हैं। उसकी शक्ल उसके बाप पर, उसका रंग उसकी ताऊ पर, उसकी उंगलियां उसकी बुआ पर, उसकी आंखें उसकी ताई पर, उसकी हगनी मुतनी, यहाँ तक कि मेरे पास उसका कुछ भी नहीं बचा है जिसे मैं अपना कह सकूं। सिर्फ जब वह चिल्लाता है, अनुभवी लोग मुंह बनाकर सिर हिलाते हैं कि हाँ, उसका स्वभाव मेरे ऊपर गया है। अगर बड़ा होकर यह नागरवाला या माधो सिंह निकला तो लोग क्या कहेंगे? मुझे बेफिक्र रहना चाहिए, लोग कुछ ना कुछ कह लेंगे। लोग हमेशा कहते रहते हैं। बहरहाल मुझे उसके बड़े होने का बेसब्री से इंतज़ार है। उसे बड़ा होने में वर्षों लगेंगे। मुझे इंतज़ार से चिढ़ है। मैंने ये पिछले महीने एक सख्त चिढ़ते गुजारे हैं। उन दिनों मैं एक बेहद इंतज़ार में थी। उन दिनों शहर भर की औरतें मेरे पास आतीं, सद्भावना और सह अनुभूति की बूझे ले। वे बतातीं उन्होंने अपने अपने पप्पू कितनी मुश्किल से पैदा किए, डॉक्टर ने कितनी फीस ली और मोहल्ले में कितने किलो लड्डू बटे। इन बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी बच्चा पैदा करने में भी नहीं थी। मैं अपना बाकी जीवन फेमिना पढ़ने, कोजी नुक में कॉफ़ी पीते, सिविल लाइंस में शॉपिंग करते गुजारना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी यह तमाशा देखूं, भीड़, ये नर्सें, ये पेट पर पड़े टाँके और यह कैद। पर ये सब मेरी मूर्खता के पुष्ट प्रमाण थे और मैं जो अपने को बड़ी तेज, बड़ी चतुर मानती थी, एक औसत बेवकूफ़ औरत की तरह खांसती हुई बिस्तर पर पड़ी थी। इन 5 दिनों में अस्पताल में सैकड़ों बच्चे पैदा हो चुके थे। कहते हैं जिस रात यह पैदा हुआ उस रात सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए। पैदा होते ही औसतन में शरीक हो जाना कैसा लगता होगा। अब ये सब बच्चे चींटी की चाल से बड़े होंगे और जब तक ये दोस्त बनने की हैसियत पर पहुँचेंगे इनके माँ बाप बूढ़े हो चुके होंगे। लोग मुझसे पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है। मैंने कहा मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं। लोग उलाहना दे रहे हैं कि मैं अब तक क्या करती रही। मुझे कम से कम नाम सोचकर तैयार रखना चाहिए था और 1-2 स्वेटर। मेरा मन होता है जोर से चिल्लाऊं, भाइयों और बहनों, इसका नाम बबलू है, इसका वज़न 2 किलो 50 ग्राम है, इसे अब हम अमूल पिलाएंगे। बड़ा होकर यह सेंट जोसेफ में जाएगा, यह हमें बाबा ब्लैक शीप सुनवाएगा, जिसे सुन सुनकर हम निहाल हुआ करेंगे। यह अपने माँ बाप को मम्मी डैडी कहा करेगा। यह अपनी सालगिरह पर मोमबत्तियाँ बुझाएगा। यह पहली गाली अंग्रेजी में देना सीखेगा। यह बाटा के जूते पहनेगा। यह टाटा का तेल लगाएगा। यह, आप लोग सब्र रखिए, यह ये सब करेगा। मैं निश्चित करना चाहती हूँ कि मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी। मैं इसे द रेनबो कविता याद न होने पर नहीं पीटूंगी। मैं इसे नौकरियों के लिए अर्जियां नहीं भेजने दूंगी। पर मेरा चालाक विवेक कहता है मैं इससे यह सब करवाऊंगी और जब खूसट बुढ़िया हो जाऊंगी तो सारा दिन टर्र टर्र कर इसका और इसकी बीवी का जीना हराम करूंगी। इसी संदर्भ में मैं इस नतीजे पर पहुंचना चाहती हूँ कि हिंदुस्तानी औरत कभी सौम्यतापूर्वक बूढ़ी होना नहीं सीखेगी। 50 पार करते ही वह घर में एक असभ्य उपस्थिति हो जाएगी। बिना चाय के छोटे छोटे स्टूलों पर बैठे बैठे लोग ठंडे पड़ गए हैं। वे खिसकने की ताक में हैं। उनके चेहरों पर उठते समय एक हल्की उदासी है, अपने बच्चे बड़े हो जाने की
और एक खुशी हमारे फंस जाने की। इससे पहले हम इस शहर के सबसे सैलानी दंपत्ति माने जाते थे। जेबों और पर्स में ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेटें भर हम निकल पड़ते थे शिकार पर। गलत सही सड़कों का, आलसी दोस्तों का, समय का और चाय की दुकानों का। मैं इन्हें रोककर कहना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते मैं बदस्तूर कोजी नुक में मिलूंगी, पर मेरे बोलने से पहले ही वे तुम भी भुगतो कि अंदाज में विदाली कमरे से बाहर हो जाते हैं। हे ईश्वर, अब हमारे इन सपनों का क्या होगा जो हमारे बिल्कुल आपस के थे और जिनमें यह बच्चा किसी भी तरह फिट नहीं हो सकता। हम अपनी अगली गर्मियों की छुट्टियां पहाड़ों पर बिताना चाह रहे थे। उससे अगली छुट्टियों में हम कमलेश से मिलने इंग्लैंड जाने वाले थे। हम फ्लाइंग सीखना शुरू करने वाले थे। हम गजधर में बियर पीने वाले थे। अब हम क्या कर सकेंगे? अब हम ग्राइप वाटर खरीदते नजर आया करेंगे। मेरा गणित कहता है ये 3 साल पहले आ गया है। उसका गणित कहता है ये बिल्कुल सही समय पर आया है। वह कहता है ये चॉकलेट चूसता हुआ हर जगह हमारे आगे आगे दौड़ता चलेगा। पर यह सब तभी होगा जब मेरे अंदर का हिस्सा साबुत घर पहुंचेगा। नहीं, मेरे अंदर का हिस्सा अब खंडहर हो गया है। वह मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। मैं तो हवाई जहाज से गिरी हूँ। अब मुझे सब कुछ भूल जाना है। यह कि हमारे घर सुबह सुबह अखबार आता है, यह कि मुझे 9 बजे तक सोना पसंद है, यह कि मैं चाय एकदम गर्म पीती हूँ, और यह कि मुझे साड़ी की इस्त्री और कलफ विशेष प्रिय हैं। मुझे अब स्त्रियोचित गुणों से मंडित होना है, यानी मुझे कुछ प्रतिशत यशोदा मैया और कुछ प्रतिशत ललिता पवार बनना है। यहाँ से जाकर मैं तुरंत अपने को किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहती हूँ, पर इस छोटे शहर में वह मिलेगा कहाँ? यहाँ तो गली गली हकीम और होम्योपैथ का बोलबाला है। खैर, तय है कि मुझ में जरूर कोई नैसर्गिक कमी है। क्यों नहीं मैं इस घटना से विभोर हो उठती? क्यों नहीं मेरा मन लोरी गाने को करता? क्यों नहीं मेरी छातियों में दूध दौड़ाता? क्यों नहीं मैं पालना अपने पास रखवा लेती? शायद मेरा स्वभाव ही खराब है। मैंने प्रसन्न होना कभी सीखा ही नहीं, तब भी नहीं जब पहली ही कोशिश में मैंने पहले दर्जे का पति प्राप्त कर लिया था, जो अपनी कुल जान माल समेत मुझ पर फिदा हो गया था। वह मेरे अंदर हर समय हाय हाय क्यों मची रहती है। इधर मैं सोचने लगी हूँ यह जरूर कोई सृजनात्मक हाय हाय है। लिहाजा मैंने 52 रुपये 60 पैसे की बॉम्बे डाइंग की साड़ी खरीदी और फैब्रिक पेंट्स। खाने की मेज पर मैंने साड़ी फैलाकर लाल पेंसिल से नमूने बनाए। मैं जानती थी मैं फूल पत्तियां नहीं बना पाऊंगी। मैंने स्टोर में से स्पिरिट की बोतल उठाई और सारी साड़ी पर एक ही झोंक में नरमुंड और आपस में क्रॉस करती 2 हड्डियां उतार दी। 3 घंटों में मैंने पूरी साड़ी रंग डाली, फिर एकदम पस्त हो बिस्तर पर पड़ गई। बाद में वह साड़ी न मैं कभी पहन पाई और न किसी को भेंट दे पाई। मुझे लगता रहा जैसे मुझसे कोई अमानुषिक कृत्य हो गया है। मैं खोज कर रही हूँ वे कौन तत्व हैं जो मुझे ऐसी बातों के लिए प्रेरित करते हैं। मसलन किसी की नौकरी छूट जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी का पर्स खो जाए तो मेरे मन में एक सहानुभूति क्यों नहीं पैदा होती? क्यों कहीं अंदर से आवाज़ उठती है, अच्छा हुआ। पर अगर ऐसा ही हो गया है तो क्यों मैं आपका बंटी पढ़ते हुए हिचकियों से रोई? पर यह सारे समय अपने अंदर मैं अपने आप से क्यों परेशान रहती हूँ? क्यों नहीं सोचती मैं अपनी गली के बारे में, जहाँ भिखारियों से भी ज़्यादा विपन्न और बेचारे लोग रहते हैं? क्यों नहीं सोचती मैं उन बच्चों के बारे में जो कड़कती ठंड में गली में बिठा दिए जाते हैं क्योंकि उनके घर पाखाने नहीं हैं? क्यों नहीं मैं सोचती कमाल धोबी के बारे में, जिसे अपना धंधा सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोयला खरीदने को 60 पैसे नहीं थे? क्यों नहीं मैं सोचती अपनी मेहरी के बारे में, जिसके पास बाल सीधे करने के लिए कंघा तक नहीं? जरूर मैं असामाजिक होती जा रही हूँ। मुझे अपने भविष्य की पड़ी है। गली जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, बस मैं नाम कमा लूँ। हिंदुस्तानी औरत तो आलू प्याज खरीदते, स्वेटर बुनते, चवन्नियाँ बचाते नष्ट हो जाएगी। कमरे में चिल्लाता यह बच्चा, ये भीतर बाहर सूखते पोतड़े, ये लोगों की मुबारकें, सब मुझे लगातार जता रहे हैं मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। अगर कहानी और कहानी कहने का
तरीका आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।